Hello everyone, better let us start our today's topic. So our today's topics are what is crystal lattice, what is unit cell, how many types of unit cells are there. ठीक है, तो इन चीज़ को हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आता है व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस. ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन 3D स्पेस. मतलब हमें पता है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें पढ़ा है, उसके अंदर हम क्या रीड करते हैं कि वहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की. ठीक है, और एक पर्टिकुलर पैटर्न क्या करता है आपका रिपीट करता है किसी भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का. ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर फर्स्टली हम किसी भी एटम को या मॉलिक्यूल्स को पॉइंट से शो करते हैं. ठीक है, कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल्स है, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, उसको हम एक पॉइंट से शो किया करते हैं. ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्रिस्टल के अंदर इन अ 3D स्पेस. मतलब जब इन रेगुलर अरेंजमेंट हम करेंगे इन पार्टिकल्स की किसके अंदर, 3D स्पेस के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे क्रिस्टल लैटिस. क्या बोल देंगे, क्रिस्टल लैटिस हम उसको बोल देते हैं. ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ साथ के साथ ही, क्या कि हर एक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं उसके अंदर क्रिस्टल लैटिस के वो पॉइंट से डिस्क्राइब किया करते हैं, पॉइंट से को रिप्रेजेंट किया करते हैं. दूसरा वही पॉइंट क्या करेगा, वही पॉइंट उस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड भी बोल देते हैं. जैसे कि मेरे पास ये है, यहाँ पे क्या किया बेटा मैंने अरेंजमेंट कर दी पार्टिकल्स की, रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की. जब 3D के अंदर एक पर्टिकुलर इनका पैटर्न बन रहा है, अगर मैंने पार्टिकल्स ऐसे लगाए पहले नीचे डॉट से, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट. क्या कर रही है, रेगुलर अरेंजमेंट. जब इनकी रेगुलर अरेंजमेंट में देखिए कुछ इस तरह की इनकी क्या है से रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, इनको हम बोल देंगे क्रिस्टल लैटिस. क्या बोल देंगे, क्रिस्टल लैटिस. और हर एक जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट हम इसको बोल देते हैं. ठीक है, जो ये पॉइंट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट द एटम या मोलिक्यूल ऑफ और एन आयन. जो भी हमारे पास है, कोई एटम है, कोई मोलिक्यूल है या कोई आयन है, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, थर्ड वन, इसको हम ऐसे सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि हम यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री बना सकें, ताकि हम क्या बना सकें, किस तरह की शेप इसकी यहाँ पे आएगी, उस तरह की ज्योमेट्री करें. इसको क्या करते हैं, अब ये अरेंजमेंट थी मेरे पास पार्टिकल्स की, मैंने लाइन से क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास क्या मिल गई, इसकी मेरे को ज्योमेट्री मिल गई. जैसे आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक क्यूब है. ठीक है, तो आपके पास व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन अ 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. देन नेक्स्ट डेफिनेशन आती है व्हाट इज यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स लैटिस. मतलब एक ऐसा पोर्शन, 3D पोर्शन लैटिस का, क्रिस्टल लैटिस का, जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, क्या मिलता है, पूरा का पूरा लैटिस मिल जाता है. जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ बेटा मैं, ये मेरे पास क्या बना, एक 3D पोर्शन बन गया छोटा सा. जब मैं इसको क्या करूँगा, रिपीट करूँगा, क्या करता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ अलग से, मतलब इसको हर डायरेक्शन में इसी पोर्शन को रिपीट करूँगा, तो क्या करेगा, एक पूरा का पूरा लैटिस जनरेट कर देगा. जैसे कि मैंने इसको रिपीट किया. ठीक है, ठीक है, तो मैंने इसको इस डायरेक्शन में रिपीट किया, तो मेरे को क्या मिल गया बेटा, एक और लैटिस मिल गया इस तरह का, एक 3D पोर्शन अलग से मिल गया इस तरह का. तो इसी को हम क्या बोल देंगे, इस एक को जिसको मैंने रिपीट किया, इसी को बोल देंगे क्या, यूनिट सेल. यानी कि यूनिट सेल क्या है, जैसे कि आपका बेटा दीवार बनी है, एक वॉल बनी है, वॉल के अंदर क्या है, एक एक ब्रिक मैंने लगा रखी है, हर डायरेक्शन में, लेफ्ट में, राइट में, अपर में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने क्या किया, उसी ब्रिक को बार बार रिपीट किया है, तो उससे मेरे पास क्या बनी है, एक वॉल बनी है. तो यूनिट सेल भी क्या है, यूनिट सेल भी लाइक एक ब्रिक की तरह ही है, जिसको हम हर एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और हमें क्या मिलती है, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलती है. इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं. ठीक है, इट इज़ लाइक अ ब्रिक. यानी कि यूनिट सेल अब आपके पास क्या है, यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, जो हर डायरेक्शन में खुद को रिपीट कर रहा है, किस लिए, ताकि वो एक लैटिस को जनरेट कर सके. क्लियर, तो ये थी बेटा आपकी यूनिट सेल. तो आई होप क्रिस्टल लैटिस आपको क्लियर है कि यूनिट सेल एक ऐसा पोर्शन, छोटा सा पोर्शन, जिसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, एक क्रिस्टल लैटिस मिल रहा है. और लैटिस क्या है, क्रिस्टल लैटिस वही आपके पास है, रेगुलर अरेंजमेंट ही है उन पार्टिकल्स की, किसके अंदर, 3D स्पेस के अंदर, उसको हम क्या बोल देंगे, क्रिस्टल लैटिस बोल देंगे. तो अब इस यूनिट सेल की क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं उसके बेटा. क्या होते हैं, पैरामीटर्स हम कुछ पढ़ेंगे, जिसको हम बोल देते हैं यूनिट सेल पैरामीटर्स, को हम बोल देंगे.
तो यहाँ पे 6 पैरामीटर्स आपके पास होते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्यूब को बनाता हूँ बेटा अलग तरह से, एक क्यूब में बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये 3 एक्सिस हैं, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड, यू नो वेरी वेल। मैंने इनको एक्सटेंड कर लिया था कि आप अच्छे से देख सको इसको। इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ जेड एक्सिस, ठीक है। तो इन एक्सिस की मेरे पास क्या होगी, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ लेंथ होने वाली है। क्या होने वाली है, इसको यहाँ तक ही रखो बेटा, चलो आपके पास समझ में आएगा आपको अच्छे से। इसको मैंने यहाँ तक रखा, दिस रिप्रेजेंट द एक्सिस एंड ये रिप्रेजेंट करती है मेरे पास क्या, सपोज ये मेरे पास क्या है ए, क्या है ए। मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ बेटा यहाँ पे, तो 3 एजेस हैं इसकी, मैं आपको उनकी लेंथ बताऊँगा जिनको हम एक्सियल लेंथ बोलेंगे, और उन दो एक्सिस के बीच में क्या दिखाऊंगा, एंगल्स दिखाऊंगा, उसको हम एक्सियल एंगल्स बोलेंगे। वही क्या है, इसके पैरामीटर हैं। तो सबसे पहले 3 एज लेता हूँ, उनकी लेंथ को लेके चलता हूँ मैं। तो दिस इज़ द यूनिट सेल, एक क्यूबिक सिस्टम मैंने यहाँ पे ली है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मान लिया मैंने, इसको ए मान लिया। तो ये क्या है आपके पास, जेड एक्सिस के अलोंग जो एज है उसकी लेंथ आ जाती है। क्लियर, एक्सियल लेंथ ऑफ ए। इसके सामने का जो एंगल है ये, इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया। क्या मानना पड़ेगा, अल्फ़ा मानना पड़ेगा। क्लियर। सेकेंड थिंग, सेकेंड हम क्या लेके चलते हैं बेटा, कि जो ये लेंथ है ये वाली जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। क्या मान लिया, बी। इसके सामने एंगल कौन सा बेटा, ये वाला, इसको मैं क्या बोलूँगा, बीटा बोल दूँगा। क्या बोल दूँगा, बीटा बोल दूँगा। अब जो ये लेंथ है वाई एक्सिस का लॉन्ग, इसको मैंने क्या मान लिया, जेड मान लिया, ठीक है। इसके सामने जो एंगल है ये वाला, इसको मैंने क्या बोल दिया, गामा बोल दिया, ठीक है। तो दीज आर द 6 पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। इसको मैं अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेटा, कुछ इस तरह से आपके पास ये है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है एंड दिस इज ऑन जेड एक्सिस। तो इस लेंथ को मैंने क्या बोल दिया, जिसके लॉन्ग है ए, इसके सामने जो एंगल था वो क्या है, अल्फ़ा। क्लियर। इसको मैंने बोल दिया बी, जो एक्सिस के लॉन्ग है इसको क्या बोल दिया बी, इसके सामने जो एंगल इसको क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया। वाई एक्सिस के लॉन्ग जिसको क्या बोल दिया मैंने, जेड बोल दिया लेंथ को। इसके सामने क्या है मेरे पास, गामा, ठीक है। तो दीज आर द 6 पैरामीटर्स। Clear, 3 are the axial lengths and 3 are the axial angles. So these are total 6 and these are called the parameters of a unit cells. Clear. अब हम यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल वो मेनली मेरे पास कितने तरह की बेटा, 2 टाइप्स की है। कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स की। फर्स्ट वन है मेरे पास सिंपल यूनिट सेल। क्या है, सिंपल यूनिट सेल। और सेकंड मेरे पास क्या है, सेकंड मेरे पास है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। क्लियर। इस सिंपल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल देते हैं। और सेंटर्ड जो है इसको हम 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट आती है मेरे पास बॉडी सेंटर्ड, थर्ड आती है सेकंड आती है मेरे पास फेस सेंटर्ड, और थर्ड आती है एंड सेंटर, ठीक है। तो वैसे 4 तरह के, लेकिन फर्स्टली हमने 2 तरह से इसको डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट वाली सिंपल यूनिट सेल और ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड इज सेंटर्ड यूनिट सेल एंड इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। क्लियर। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि प्राइमिटिव यूनिट सेल क्या है, ठीक है। तो साथ के साथ आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे आपके प्राइमिटिव सेल्स में, यूनिट सेल्स में, वो भी मैं फर्दर यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। क्लियर। तो प्राइमिटिव सबसे पहले करते हैं डिस्कस सिंपल यूनिट सेल को। किसे, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल क्या है बेटा, कि एक स्ट्रक्चर हम लेके चलते हैं यहाँ पे, क्यूबिक स्ट्रक्चर लेके चलूँगा मैं हर एक के अंदर। क्या लेके चलूँगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्लियर। तो सिंपल सेल कौन सी होती है बेटा, जिसके अंदर जो आपके एटम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ ऑन द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। यानी कि जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ओनली एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल, दिस इज़ अ यूनिट सेल। एक मिनट बेटा, सॉरी, दिस इज़ द यूनिट सेल। जब एटम क्या हो, सिर्फ आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, तो उस सेल को हम क्या बोल देते हैं, उस सेल को हम बोल देते हैं क्या, सिंपल यूनिट सेल या फिर प्राइमिटिव यूनिट सेल। क्लियर। बॉडी सेंटर्ड क्या है आपके पास, बॉडी सेंटर्ड है जब आपके जो एटम्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो यूनिट सेल के अंदर
कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, साथ में बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट हैं, उसको क्या बोल देते हैं, बॉडी सेंटर। थर्ड वन फेस सेंटर। फेस सेंटर क्या है, जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो हैं ही, साथ में हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है, उसको क्या बोल देंगे, फेस सेंटर बोल देंगे। लास्ट आता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, जब पार्टिकल्स जो आपके हैं यूनिट सेल के कॉर्नर पे तो हैं ही, साथ में किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, उसको बोल देते हैं एंड सेंटर्ड। क्या बोल देंगे, एंड सेंटर्ड बोल देंगे। क्लियर। तो दिस इज द जस्ट क्लासिफिकेशन। अब नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स। क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि एक सेल में कितने कितने एटम प्रेजेंट हैं इन चारों के अंदर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पहले बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल की। तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होगा बेटा, मैंने अभी बोला आपको कि जहाँ पे एटम्स हैं जो, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ वो आपके प्रेजेंट है ओनली एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये एटम आपका कॉर्नर पे है। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ अलग से कि दिस इज एट द कॉर्नर। ये आपका पूरा एटम है बेटे। ठीक है, ये कॉर्नर है ऐसे। ठीक है, एक सेक्शन में एक सेक्शन में जा रहा है ऐसे। क्लियर, इसको छोड़ दो अभी। तो ये आपके पास किस में है, कॉर्नर प्रेजेंट है। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। सपोज ये कुछ इस तरह से है आपके पास। ठीक है, हमें देख रहे हैं कि इस कॉर्नर वाले एटम का कितना पार्ट आपका इसके अंदर आता है, किसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर आता है, हमें ये देखना है यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर अलग से क्वेश्चन आता हूँ। ये आपका क्या है, वो सेंटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे 4 एक्सिस है, 1 2 3। तो कुछ इस तरह से डिवाइड कर रखा है आपने एटम। जैसे कि ये लाइन ये वाली है, ये लाइन थोड़ी ये वाली, मैंने सीधा कर दिया इस लाइन को। थोड़ा सा पार्ट क्या रहेगा इस सॉलिड के अंदर आपका एज्यूमिंग करेगा, आपको थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा किस तरह से है। ठीक है, तो एटम आपका कॉर्नर वाला इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि जो ऊपर का पोर्शन है, ये ऊपर का जो पोर्शन है, ये तो आपका क्या है, इस सेंटर यूनिट सेल के अंदर एज्यूम ही नहीं हो रहा। तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो हो गया कट आपका। तो आपको देखना है सिर्फ ये वाला पोर्शन कि इसमें से कितना पार्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये पोर्शन है, ये भी क्या है आपका, जो ये वाला पोर्शन देखो यहाँ से, इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। ये चीज़ बन गई अब आपकी। ठीक है, ये लाइन ऐसे पीछे जाएगी बेटा, ये नहीं आएगी बीच में। जो ये पार्ट आपका, ये क्या है, बीच में नहीं रहेगा, यानी कि ये भी सेंटर के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा। और जो ये पार्ट है, ये पार्ट आप यहाँ पे देखो कि ये पार्ट ये आगे का है, इसके पीछे भी कुछ पार्ट है। जो ये पार्ट मैंने कंसीडर किया है, इसके पीछे भी देखो हाफ ये, बाकी ये और ये 4 पार्ट कर दिए। ये पार्ट आउट गया, ये आउट गया, ये आउट गया, ये तो है ही नहीं है आपके पास। तो ये क्या बचा आपके पास, 1/4 पार्ट बचा। 1/4 भी क्या है बेटा, ये तो आगे की तरफ है, इसके पीछे वाला भी क्या है आपके पास, इसके अंदर नहीं होगा। तो सिर्फ जो ये आगे वाला पोर्शन है ना, वही आपका क्या रहेगा, इस क्यूब का, इस सेंटर का एटम के अंदर, यूनिट सेल के अंदर इंक्लूड होगा। देख लेते हो बेटा, ये आपके पास आगे का स्ट्रक्चर है इसका, इसके पीछे भी है ये, क्योंकि हमारे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, एक क्यूब है, सॉलिड स्फीयर है ना यहाँ पे एटम यहाँ पे। तो ये 3 पोर्शन तो आपके टोटली कट हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जो ये 4th पोर्शन बचता है, इसका भी जो फ्रंट पोर्शन है ना, वही सिर्फ आपका क्या होगा, इस यूनिट सेल के अंदर इंक्लूड होगा, बाकी पोर्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो यानी कि 1/4 का भी कितना बेटे, हाफ पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हुआ। तो यानी कि टोटल कितना, 1/8 पार्ट हमारे पास एक एटम का हमारे पास इंक्लूड होता है यूनिट सेल के अंदर। क्लियर। तो सिंपल यूनिट सेल क्या आती है बेटा आपकी, जिसके अंदर जो एटम है वो सिर्फ कहाँ पे है, वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहाँ पे, सिर्फ कॉर्नर पे। ठीक है, और हमें देखना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हमारे पास आते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि जो एक एटम कॉर्नर वाला है, उसका कितना पार्ट आपका इंक्लूड होता है यूनिट सेल के अंदर, यानी कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उस कॉर्नर एटम का किसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर। तो वो कितना है, 1/8। तो हमें क्या देखना है, टोटल कितने एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम क्या रहेंगे बेटा, टोटल एटम कितने हैं मेरे पास, 8, क्योंकि क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं बेटा, 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो 8 एटम है, 8 एटम है मेरे पास, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। यहाँ से कैंसिल हो तो कितना आएगा, टोटल आपके पास 1 एटम बनता है। कितना, 1 एटम। यानी कि जो सिंपल यूनिट सेल है, उसके अंदर कितने एटम रहेंगे आपके पास, सिर्फ एक एटम आपके पास यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर। तो यह था आपका सिंपल यूनिट सेल। नेक्स्ट करते हैं हम बॉडी सेंटर्ड। कौन सा करेंगे, बॉडी सेंटर्ड। इसी के अंदर मैं इंक्लूड करूँगा, उसको भी सेम स्ट्रक्चर बनेगी। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या बताया था बेटा मैंने आपको, मैंने बताया कि फेस में तो
कॉर्नर पे तो एटम रहेंगे रहेंगे, साथ में कहाँ पे रहेगा, एक एटम आपका बॉडी के सेंटर में रहेगा। कहाँ रहेगा, बॉडी के सेंटर में। ठीक है, सपोज मैंने उस एटम को मान लिया कि ये क्या है, बॉडी के सेंटर में है। कहाँ है, बॉडी के सेंटर में। और आई होप आपको पता है कि बेटा क्यूब के कितने होते हैं, 8 तो होते हैं कॉर्नर्स, ठीक है, और 6 होते हैं फेस, ठीक है, और 12 होती हैं एजेस। एजेस का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले अभी नहीं है, क्लियर। तो ये बॉडी सेंटर हो गया आपका, ठीक है। साथ में क्या है ये, अब मेरे को इंक्लूड करने कितने एटम है, तो अगर मैं देखता हूँ कॉर्नर एटम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 8 एटम टोटल है कॉर्नर पे। हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो कितने एटम हो गए, 1। एक एटम कहाँ पे है बेटा, बॉडी के सेंटर में, उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब ये तो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, पूरा का पूरा एक एटम। तो टोटल एटम हमारे पास कितने होते हैं बॉडी सेंटर के अंदर, 1 + 1 कितने, 2 एटम मेरे पास हो जाते हैं यहाँ पे, किसके अंदर, बॉडी सेंटर के अंदर, क्लियर। थर्ड वन हमारे पास कौन सा था बेटा, थर्ड वन था मेरे पास फेस सेंटर्ड। कौन सा, फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड में क्या बनेगा, मैं क्यूब बना लेता हूँ बेटे। फेस सेंटर्ड में क्या है बेटा, कि हर एक एटम कहाँ पे रहेगा, कॉर्नर पे तो रहेगा ही आपका, इस तरह से 8 कॉर्नर है, 8 एटम हो गए। साथ में जो हर एक फेस है आपके पास, उसके सेंटर में भी रहेगा, ठीक है। जैसे हमें पता है क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6। नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने रूम के अंदर बैठे हो, उसको आप देख सकते हो, दैट इज़ लाइक अ क्यूब। तो वहाँ पे आपके पास 6 फेस हैं, 4 वॉल्स हैं और एक अपसाइड सीलिंग और नीचे ग्राउंड, नीचे जो फ्लोर है। तो 6 फेस आपके पास हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से होंगे, एक ऊपर है, ये 4 साइड्स हैं मेरे पास, ठीक है जी। तो कितने हो गए यहाँ पे, 5, और एक इस फेस का मैंने लगा दिया यहाँ पे। समझो यहाँ से, ये साइड वाले फेस का, ये इस फेस का, ये पीछे वाले फेस का, और ये आगे वाले फेस का। ये ऊपर वाले फेस पे है, ये नीचे वाले फेस पे। टोटल 6 आइटम आपके पास हो सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखना है कितना कंट्रीब्यूशन किसका है। तो अगेन बात करता हूँ कॉर्नर एटम्स का, कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। टोटल 8 आइटम्स हैं, ए का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो कितने रहेंगे यहाँ पे, एक आइटम मेरे पास टोटल बनता है वहाँ से। अगर फेस वालों की बात करें, फेस सेंटर की, तो सपोज आपने पड़ोसियों के साथ दीवार शेयर कर रखी है, बीच में आप क्या बनाते हो, एक बॉल आपने लगा दी। तो बॉल में आप देख सकते हो बेटा, फेस के बीच में जो बॉल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, हाफ रहेगी उस साइड में और हाफ रहेगी आपकी साइड में। मतलब हाफ बॉल है जो वो आपकी साइड में रहेगी और हाफ आपके नेबर्स की साइड में रहेगी। यानी कि हम यहाँ से क्या देख सकते हैं बेटा, कि अगर फेस में कोई आइटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, हाफ कंट्रीब्यूशन रहेगा। कितना, हाफ। आप एज्यूम कर सकते हो कि आपने सपोज आपकी वॉल है आपके पास एक, ठीक है, आपने बीच में एक बॉल लगा दी बड़ी, ठीक है, आपके नेबर्स के बीच में बॉल है, आपने वहाँ पे बॉल लगा दी एक बड़ी सारी। आप देख सकते हो कि हाफ बॉल तो किसकी साइड रहेगी, आपकी साइड, और हाफ कहाँ रहेगी बेटा, आपके नेबर्स की साइड। यानी कि जो फेस सेंट में जो सेंटर में जो एटम है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/2 रहता है। किसके अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। यानी कि एक फेस सेंटर कितना है, हाफ, 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल फेस कितने हैं बेटा, 6। तो एटम कितने हो गए वहाँ पे, 6 एटम हमारे पास हुए। तो हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। तो कितने एटम हो गए हमारे पास, इस हिसाब से 3 एटम है जो फेस से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल एटम कितने रहते हैं मेरे पास फेस सेंटर में, 1 + 3 = 4 एटम हमारे पास आते हैं पर यूनिट सेल इन अकॉर्डिंग टू फेस सेंटर। लास्ट जो मेरे पास रहता है दैट इज़ एंड सेंटर्ड। क्या है, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या है बेटा, देख सकते हैं हम आसानी से कि जो कॉर्नर्स पे तो एटम सबके अंदर रहेंगे, जो 4 की 4 है सबके अंदर कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा 2 एटम कहाँ पे रहेंगे, आपके जो अपोजिट फेस है ना, कोई भी 2 अपोजिट फेस लेके चलो, उनके सेंटर में रहेंगे। मैंने ले लिया एक अपोजिट फेस, ये दोनों अपोजिट फेस ले लिए, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, इनके सेंटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखने कितने एटम मेरे पास आएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं एंड सेंटर में, तो कॉर्नर पे रहेंगे। तो एक कॉर्नर का एटम कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, टोटल 8 है, एक का है 1/8, तो कितने आगे, 1 एटम। और अगर फेस सेंटर वालों का देखें, जो इसके फेस के सेंटर में, तो वहाँ पे कितने रहेंगे, जो फेस के सेंटर में होते हैं उनका एक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, और टोटल कितने हैं मेरे पास, 2। तो एंड सेंटर में क्या बताया बेटा आपको, कि कॉर्नर्स में तो रहेंगे, साथ में किसी भी 2 अपोजिट फेस हैं जो उनके सेंटर में रहेंगे। तो 2 अपोजिट फेस है तो 2 एटम हो गए, और फेस वाला कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। कैंसिल करें तो कितना आएगा, 1/8 मेरे पास आता है। यानी कि टोटल एटम मेरे पास कितने रहते हैं बेटा, 1 + 1
2 एटम्स मेरे पास यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया बेटा सिंपल सा टॉपिक कि कितनी तरह के आपके क्या होते हैं यूनिट सेल होते हैं, प्राइमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्राइमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। प्राइमिटिव मीन्स सिंपल और सेंटर्ड में 3 पार्ट्स आएंगे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। क्लियर। तो फेस सेंटर्ड सिंपल यूनिट सेल क्या आपका, जिसके अंदर जो एटम है वो कहाँ पे, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहाँ पे है, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और कॉर्नर वाले कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 एक एटम का। तो इसके अंदर हमने निकालने कितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे, तो 8 टोटल होते हैं कॉर्नर, तो 8 एटम, हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। तो कितना रिप्रेजेंट हुआ हमारे पास, 1 एटम पर यूनिट सेल आया। सिमिलरली बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, जहाँ पे एटम कॉर्नर पे तो हों, साथ में बॉडी के सेंटर में भी हो। तो कॉर्नर की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन 1 एटम का है, बॉडी की तरफ से 1 एटम, टोटल कितने हो गए बेटा 2 एटम। थर्ड वन फेस सेंटर्ड, जहाँ पे एटम कॉर्नर पे साथ साथ फेस के सेंटर में भी रहेंगे। तो कॉर्नर की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन 1 एटम का हुआ। फेस कितने हैं 6, और 6 फेस वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, एक का 1/2 होता है, तो 6 का कितना होगा 3 एटम्स। तो यहाँ पर टोटल कितने आ गए 4 एटम्स। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, साथ में किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में रहेंगे। तो कॉर्नर की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन 1 एटम का, फेस की वजह से 2 एटम है, हर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो टोटल कितने आगे 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 2 एटम्स पर यूनिट सेल, किसके अंदर, एंड सेंटर्स के अंदर। किसके अंदर, एंड सेंटर के अंदर। क्लियर। तो ये था आपका सिंपल बेटा यूनिट सेल के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके यूनिट सेल के जो नंबर ऑफ एटम किस तरह से वहाँ पे प्रेजेंट हैं उसके ऊपर बेस आपका क्लासिफिकेशन था। अब हम यूनिट सेल को क्लासीफाई करेंगे किसके बेस से, सेल पैरामीटर्स के बेस। किसके अगेंस्ट, सेल पैरामीटर्स। कि सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल है वो कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स की, 7 टाइप्स की। जो पहले हमने की बेटा वो थी एटम्स अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, कि जो आपके पास एटम है वो किस तरह से अरेंज है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या थी, क्लासिफिकेशन थी। अब हम करेंगे सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर्स क्या थे बेटा, जो एजेस की लेंथ थी ABC, जो एज हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है उनके अकॉर्डिंग, और अल्फ़ा बीटा गामा उनका एंगल क्या है उनके अकॉर्डिंग हम उनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि कितने तरह की होती हैं। टोटल मेरे पास ये 7 टाइप्स की होती हैं। तो एक टेबल से मैं यहाँ पे बनाने चाहूँगा आपके साथ, तो आप बनाते हैं साइड की साइड। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है कि किस तरह का क्रिस्टल लैटिस है, कि क्रिस्टल लैटिस का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद जो उसकी वेरिएशन है वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस। नेक्स्ट बनेगा आपके पास एक्सियल एंगल्स। क्या बनेगा, एक्सियल एंगल्स। ठीक है, तो 3 तरह से डिफाइन करूंगा। तो फर्स्टली जो मेरे पास आती है वो आती है बेटा क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या जाती है, क्यूबिक। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको पता है क्यूब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या हो, इक्वल हो। यानी कि जिसके अंदर A = B रहेगा और B = C रहेगा। और 3 के 3 एंगल आपको पता है क्या होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं। तो जो अल्फ़ा है वो = बीटा है, गामा है, और तीनों इक्वल टू किसके हैं, 90 के तीनों इक्वल आते हैं। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड आपके पास क्या रहेगी, सेकंड रहेगी बेटा टेट्रागोनल। क्या रहेगी, टेट्रागोनल। तो मैंने आपको ना इनके लिए एक अकॉर्डिंग पैटर्न्स अरेंज कर दिया इसका, ताकि आपको पढ़ना आसान हो। ठीक है, लर्न करना आपके लिए ईजी हो जाए। क्लियर, एक पैटर्न मैंने बना दिया, यहाँ पे देखोगे आप। तो थर्ड क्या रहेगा आपके पास, थर्ड रहेगा जहाँ पे सेकंड टेट्रागोनल है, इसके अंदर A = B है लेकिन B = C नहीं है। ठीक है, लेकिन जो तीनों एंगल हैं अब भी क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा = 90 है। क्या है, तीनों 90 है। क्लियर। थर्ड वन आपके पास क्या रहेगा, थर्ड वन रहेगा ऑर्थोरोम्बिक। क्या रहेगा, ऑर्थोरोम्बिक आपके पास रहता है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है बेटा, जो 3 की 3 साइड है वो आपस में इक्वल नहीं है, A ≠ B, B ≠ C है। क्लियर। लेकिन जो एंगल है वो अब भी क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा = 90 है। देखो यहाँ से रिलेट करना आपके लिए ईजी हो गया बेटा। क्यूबिक तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। टेट्रागोनल एक साइड इक्वल नहीं है लेकिन एंगल अब भी इक्वल है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, तीनों साइड इक्वल नहीं है लेकिन एंगल अब भी इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास मोनोक्लिनिक। क्या आता है, मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक में क्या है, 3 की 3 साइड आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, 3 की 3 साइड आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन जो अल्फ़ा है वो = गामा है। ठीक है, और गामा = बीटा नहीं है। ठीक है, ये है आपके पास कि अल्फ़ा = गामा है लेकिन गामा = बीटा नहीं है।
ठीक है जी। ट्राई क्लिनिक आता है, मोनोक्लिनिक के बाद ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में क्या है बेटा, ना तो साइड इक्वल है और ना ही आपके एंगल इक्वल है। क्लियर, ना तो साइड इक्वल है और ना ही आपस में एंगल इक्वल है, उसको क्या बोल देंगे, ट्राई क्लिनिक बोल देंगे। टोटल 5 तरह के आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हेक्सागोनल। क्या आता है, हेक्सागोनल आपके पास आएगा। तो हेक्सागोनल क्या होता है बेटा, उसके अंदर A इज इक्वल टू बी है बट B नॉट इक्वल टू C, B C के इक्वल नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है पर बीटा इज इक्वल टू गामा नहीं है। क्लियर, अल्फ़ा बीटा 90 के रहेंगे यहाँ पे। जो भी एंगल आपस में इक्वल है ना बेटा वो 90 का है, इतना याद रखना। और दूसरा है अनइक्वल, वो 120 का रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था अल्फ़ा और गामा इक्वल है तो अल्फ़ा गामा 90 के रहेंगे और बीटा 120 का रहेगा। ये तीनों 120 के रहेंगे या फिर 90 के नहीं रहेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अल्फ़ा बीटा यहाँ पे 90 के रहेंगे, गामा कितने का रहेगा, 120 का रहेगा। नेक्स्ट जो लास्ट मेरे पास रहता है दैट इज़ अ रोम्बोहेड्रल। कौन सा है बेटा, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या है बेटा, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। तीनों साइड सब इक्वल हो जाती हैं। पहले मैंने 1 बाय 1 अनइक्वल किया, फिर उसके बाद एक को मैं हटा रहा हूँ। तो A इज इक्वल टू बी, सॉरी, तो A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी है। और साथ में जो अल्फ़ा है वो इज इक्वल टू बीटा है और बीटा इज इक्वल टू गामा है। बीटा इज इक्वल टू गामा है और तीनों 90 के इक्वल नहीं है। क्लियर, तो ये थी आपके पास 7 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब 7 तरह के आपके टाइप्स आपके पास आए किसके, यूनिट सेल के बेस्ड अपॉन एक्सियल पैरामीटर्स। तो फर्स्ट इज़ क्यूबिक, जिसके अंदर A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है और तीनों एंगल 90 के हैं। फिर आती है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है, A इज इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी है, बट तीनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक आती है, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है बट तीनों एंगल्स क्या है, 90 के इक्वल हैं। फोर्थ वन, तीनों साइड इक्वल नहीं है लेकिन अल्फा और गामा इक्वल है, बीटा इक्वल नहीं है। ट्राइक्लिनिक में अगेन 3 की 3 साइड इक्वल नहीं है और ना ही एंगल इक्वल है। हेक्सागोनल में क्या होगा, A इक्वल टू बी है, सी इक्वल नहीं है लेकिन तीनों में से अल्फा बीटा इक्वल है, गामा इक्वल नहीं रहेगा। रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल टू 90 नहीं है। क्लियर, तो ये आपके पास रहती है अरेंजमेंट। तो अब आप यहाँ से क्या देख सकते हो बेटा, आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि हमने कितनी तरह की पढ़ी बेटा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये है आपकी पैरामीटर के ऊपर बेस्ड। और इससे पहले हमने 4 तरह की क्या पढ़ी है बेटा, यूनिट सेल जो अरेंजमेंट के अंदर होती हैं। तो एक क्यूबिक के अंदर कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं हम, 4 तरह से। तो यानी कि हर एक के लिए कितनी बनेगी, 4 क्यूबिक के लिए। इससे ज़्यादा टेट्रागोनल के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, 4 अरेंज कर सकते हैं, सिंपल वाली भी, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर। तो 4 यहाँ पे टेट्रागोनल के अकॉर्डिंग आ गई। ऐसी ऑर्थोरोम्बिक के लिए 4 हो सकती हैं, फेस सेंटर भी, सिंपल भी, बॉडी सेंटर भी, एंड सेंटर भी। सिमिलरली मोनोक्लिनिक के लिए, सिमिलरली ट्राई के लिए, सिमिलरली हेक्सागोनल, सिमिलरली रोम्बोहेड्रल। तो 7 हमारे पास हैं। हर एक के लिए कितनी तरह की बनेगी, 4 तरह की। टोटल कितनी होगी बेटा, 28। कितनी होगी, 28 लैटिस मेरे पास, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाती हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ कितनी तरह की, 14 टाइप्स की एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं उसको, 14 ब्रेवियस लैटिस। समझो बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं अगेन, कि मैंने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग 7 तरह की डिफाइन की स्ट्रक्चर्स की, क्रिस्टलाइटिस 7 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, और हर एक क्रिस्टलाइटिस आगे कितनी तरह से, 4 तरह से उसके अंदर अरेंजमेंट हो सकती है एटम्स की। तो यानी कि हर एक स्ट्रक्चर के लिए, हर एक टाइप क्रिस्टलाइटिस के लिए 4 तरह के क्रिस्टलाइटिस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक के लिए 4, सिंपल, फेस सेंटर, प्राइमेटिव और एंड सेंटर। सिमिलरली टेट्रागोनल के लिए, सिमिलरली रेस्ट ऑफ द लैटिस के लिए। तो हर एक के लिए 4 स्ट्रक्चर है। तो 7 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइटिस। तो हर एक के लिए कितनी होगी, 4। टोटल कितनी जाती है हमारे पास, टोटल हो सकती हैं 28। टोटल 28 हो सकती हैं थियोटिकली हो सकती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं वो कितनी है, सिर्फ 14 स्ट्रक्चर हैं जो मेरे पास रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर, 14 एग्जिस्ट करती हैं। तो उनमें से कितनी तरह की किस किस टाइप की एग्जिस्ट करती है वो हम देख लेते हैं बेटा एक बार, कि क्यूबिक है उसकी कितनी तरह की एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, जो बाकी हैं उनकी कितनी तरह की एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो हर एक के लिए कितने कितने एग्जिस्ट करेंगी और कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं हम वो देख लेते हैं लास्ट टाइम। यहाँ पे देखते हैं बेटा कि जो क्यूबिक हैं,
क्यूबिक के लिए हमारे पास 4 होने चाहिए, लेकिन कितने एग्जिस्ट करती हैं? सिर्फ 3 स्ट्रक्चर मेरे पास एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली टेट्रागोनल के लिए कितने एग्जिस्ट करेंगी? 2 स्ट्रक्चर मेरे पास एग्जिस्ट करती हैं। ये जो हमारे पास 4 टाइप की थी, ये हमारी थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन थी कि हर एक के लिए 4 टाइप की एग्जिस्ट करेंगे, टोटल कितनी हो जाएंगी? 28 हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी में एक्सपेरिमेंट किया तो हमें कितनी मिलती हैं? सिर्फ 14 मिलती हैं। इसमें से 3 तो क्यूबिक की हैं, 2 टेट्रागोनल की हैं, 4 हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक की आती हैं, 2 आती है मोनोक्लिनिक की, और बाकी सबके लिए कितनी आती है? 1 स्ट्रक्चर मेरे पास आती है। ठीक है, ऐसे 3 है मेरे पास क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है? सिंपल वाली, और फेस सेंटर्ड, और थर्ड बॉडी सेंटर्ड, ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं। टेट्रागोनल के लिए कौन सी एग्जिस्ट करती है? एक तो सिंपल, दूसरी बॉडी, सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक के लिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए मैं देखता हूँ तो एक तो मेरे पास करेगी सिंपल वाली, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, लेकिन 4 की 4 एग्जिस्ट करती हैं इसके लिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मोनोक्लिनिक के लिए, मोनोक्लिनिक की अगर मैं बात करता हूँ बेटे, तो मोनोक्लिनिक में मेरे पास आती हैं, एक तो आती है सिंपल, जिसको प्राइमिटिव बोल देते हैं, और एक आती है एंड सेंटर्ड। ठीक है, और बाकी तीनों के लिए क्या रहेंगी? इसके लिए भी सिंपल या प्राइमिटिव, इसके लिए भी प्राइमिटिव, और इसके लिए भी प्राइमिटिव। तो ये टेबल बड़ा बेटा वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो आपको लर्न होनी चाहिए। क्लियर? तो 3 तरह की, 2 तरह की, 4 2 1 1 1 1। यहाँ पे सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर, यहाँ पे सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, यहाँ पे चारों तरह की यूज़ करती हैं। यहाँ पे सिंपल और सिर्फ एंड सेंटर्ड आती हैं हमारे पास। यहाँ पे प्राइमिटिव, यहाँ पे प्राइमिटिव, और यहाँ पे भी प्राइमिटिव। तो ये है आपके बेटा आज क्लासिफिकेशन किसकी? क्रिस्टल लेटेस्ट हमने पढ़ा। यूनिट सेल क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह से हमने क्लासीफाई किया। एक तो एक्सियल सेल पैरामीटर्स के बेस्ड, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स के ऊपर बेस्ड, और एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर। ठीक है, तो एटम ऑफ अरेंजमेंट के ऊपर हमने पढ़ा बेटा 4 तरह के, और एक्सियल पैरामीटर पे पढ़ा 7 तरह के। दोनों को मिला के हमारे पास कितने चाहिए थे? 28 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने? 14। और इन 14 अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं हम? ब्रेवियस लैटिस हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्रेवियस लैटिस। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर है। तो बेटा कंप्लीटेड एंड सबमिट टू मी। थैंक यू।